वेडिंग बैंक्वेट में मेरी पत्नी ने अपनी पहली वाइन की ग्लास अपनी व्हाइट मूनलाइट को दे दी। सारे गेस्ट्स मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, पर मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैं तो बस स्माइल कर रहा था और उस लड़की की बातें सुन रहा था जो मेरे लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई थी। गुचन, प्लीज मुझे डर्टी मत समझना, ठीक है? गुचन, क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो? प्लीज उससे शादी मत करो। गेस्ट्स के मजाक उड़ाते हुए लुक्स के बीच मैंने सी के हाथ से माइक छीन लिया और कॉर्नर की तरफ वेव करते हुए बुलाया, तुम ऊपर आओ। मुझे तुमसे कोई जर्मोफोब वाली प्रॉब्लम नहीं है। मेरी और सॉन्ग चियन की शादी से एक दिन पहले उसका व्हाइट मूनलाइट बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतकर जल्दी से वापस लौट आया। वेडिंग वाले दिन उसे लड़की वालों की तरफ से मेरी और सॉन्ग चियन की वेडिंग बैंक्वेट की फर्स्ट रो में बिठा दिया गया, पर उसे नहीं पता था कि मेरी फैमिली और दोस्तों की तरफ एक स्पेशल गेस्ट भी आई है। वो औरत जो इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर कॉर्नर में बैठी थी, जिसके हर मूव में एक अजीब सी एनर्जी थी, पर उसका ऑरा इतना कोल्ड था कि किसी को भी डरा दे। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मुझे 10 साल से सीक्रेटली लव करने वाली सिक एरिस थी, और वो सॉन्ग चियन की सबसे बड़ी दुश्मन भी थी, अनरन। टोस्टिंग का टाइम आया। मेरे मम डैड वहां पहले से बैठे थे, वेट कर रहे थे कि सॉन्ग चियन आकर उन्हें टोस्ट करेगी, पर वाइन का ग्लास उठाने के बाद वो ऑटोमेटिकली घूम गई और लियांग यिंग की तरफ चली गई। वो हमेशा जेंटल और पोलाइट रहती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी, पर आज उसकी बातें बहुत शार्प थीं। कांग्रेचुलेशंस लियांग यिंग, इतने सालों बाद आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो गया। लगता है मुझे छोड़कर फॉरेन जाने का तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। आज की एक ग्लास वाइन मेरी और गू चैन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन है। मैं पहले पीती हूँ। लोगों में बातें शुरू हो गईं। मैंने सुना है वो बेस्ट एक्टर वापस आ गया है अपनी टीनेज लाइफ के उस मिस हुए प्यार के लिए। क्या यही सॉन्ग चियन है? एक रिच एरेस और टॉप स्टार के बीच का ये ड्रामा। लगता है इस फैमिली का बड़ा यंग मास्टर अब एक जोकर बन गया है, पर अफसोस उन्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिसकी ये शादी है, मेरे पास उनके इन फालतू कमेंट्स के लिए कोई टाइम नहीं था। मैं आराम से चेयर पर लीन करके बैठा था और कॉर्नर से अनरन की आवाज सुन रहा था। मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। गुचन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? क्या तुम एक बार मेरी तरफ देख सकते हो? प्लीज उससे शादी मत करो। वो ग्रूम की ड्रेस पहने हुए मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, बस अपने दिल में पिघल रही थी। वेडिंग सॉन्ग कंटिन्यूअसली प्ले हो रहा था और उसके हाथ में पकड़े हुए रोज फ्लावर्स को उसने लगभग क्रश कर दिया था। जब सॉन्ग चियन ने लियांग यिंग से ग्लास छीना और उसे डांटा कि वो उसे नहीं पिलाना चाहती, उसी वक्त अनरन ने अपने हाथों को इतनी जोर से क्लेंच किया कि उसके नेल्स उसकी स्किन में घुस गए और उसके हाथ पर हील हो चुके वूंड से फिर से ब्लड निकलने लगा। ये सब देखकर मैं सीधा स्टेज पर गया और सी के हाथ से माइक छीन लिया। सारे गेस्ट्स एकदम से ड्रामा देखने वाले एक्सप्रेशन में आ गए। सॉन्ग चियन ने घूमकर स्टेज की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल व्हाइट हो गया और उसकी आंखों में एक पैनिक था। वो मेरी तरफ आना चाहती थी, पर उसके पीछे खड़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लियांग यंग के पॉसेसिव और जेलस एक्सप्रेशन को देखकर वो ऑटोमेटिकली रुक गई। मैंने मुड़कर डार्क कॉर्नर में बैठी एन रैन की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम ऊपर आओ, मुझे तुमसे कोई जर्मोफोब वाली प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये बातें पानी में गिरे एक हैवी बॉम्ब की तरह थीं, जिसने एक ही सेकंड में हजारों वेव्स पैदा कर दी। सारे पापराज़ी और हाई सोसाइटी के गेस्ट्स जानते थे कि गू फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते मैं एक फेमस जर्मोफोब हूँ। यहाँ तक कि आज अपनी शादी में ब्राइड का हाथ पकड़ने के लिए भी मैंने ग्लव्स पहनने की कंडीशन रखी थी। सबकी नजरें उस कॉर्नर की तरफ घूम गई जहां मैंने पॉइंट किया था। सॉन्ग चियन भी उनमें से एक थी। हाँ, तुम ऊपर आओ। वो खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई थी, अपने साथ पूरे 10 साल तक जमा किया हुआ दहेज लेकर, पर एक छोटे से हैमस्टर की तरह कॉर्नर में छुपकर जेलस हो रही थी। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि उसने मेरे लिए $84.7 बिलियन का दहेज जमा किया था। एन रैन उस खून चूसने वाली एन फैमिली में 10 साल तक रुकी रही, एक पपेट और मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज होती रही, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरी आगे की लाइफ सिक्योर कर सके। वो फॉरेन में 10 साल तक छुपी रही, पर मेरी शादी होते ही वो वापस आ गई और उसने मुझे $84.7 बिलियन का वेडिंग गिफ्ट दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अगर मेरे पास माइंड रीडिंग वाली सिस्टम बुक ना भी होती तो भी उसकी फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर थी। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम अपसेट क्यों हो? सॉन्ग चियन ने आगे बढ़कर मेरे ग्लव्स वाले हाथ को पकड़ा। उसके चेहरे पर वही जेंटल और इनोसेंट एक्सप्रेशन था। अगर इस वक्त मुझे उसके दिल के अंदर का डर और पैनिक ना सुनाई दे रहा होता तो शायद मैं सच में मान लेता। वो मेरी और लियांग यंग के पास्ट को लेकर अपसेट है। उसने मुझे पकड़ लिया है। हालांकि मेरे दिल में अब भी लियांग यंग के लिए फीलिंग्स है, पर मैं तो बस इस शादी में उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती थी। वो अब सिर्फ मेरा एक्स है। मैं उससे प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मिस्टर लियांग, आप दोनों का ये पास्ट लवर्स वाला रियूनियन देखकर मुझे तो वाकई बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुम दोनों का पास्ट इतना इंटेंस रहा है, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो तो मुझे ग्रूम बनकर इस जगह पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अभी मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो।
मैं तो बस उसके साथ अपना पास्ट क्लियर करना चाहती थी। अब बोलने के लिए क्या बचा है? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुमने उसे हमारी वेडिंग बैंक्वेट में इन्वाइट क्यों किया? उसे लड़की वालों की साइड से फर्स्ट टेबल पर बिठाया गया। अगर तुम सच में मूव ऑन कर चुकी हो तो क्या तुम उसके बारे में इतना सोचती? सब कुछ खत्म करना चाहती थी? मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों कुछ खत्म करना चाहते हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों सीक्रेटली फिर से एक होना चाहते हो। सॉन्ग चेन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला पर एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसे नहीं पता था कि मुझे उसके और लियांग यंग के पास्ट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। उन दिनों में एक ऐसी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी जिसे बचपन में अब्यूज किया गया था पर फिर भी वो हम्बल और पोलाइट थी। और दूसरा एक छोटा जूनियर था जो कीचड़ में होने के बाद भी अपने डेब्यू करने के सपने को लेकर एकदम सूरज की तरह चमक रहा था। उस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनकी उस क्रेजी और इंटेंस लव स्टोरी को देखा था, पर आखिर में सपने प्यार से बड़े निकले। लियांग यिंग ने हेलो सीनियर बोलकर शुरुआत की थी और फिर गुड बाय सीनियर बोलकर सब कुछ खत्म कर दिया। सॉन्ग चियन 3 साल तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और चौथे साल उसने एंग्री होकर अपनी फैमिली के कहने पर मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आने का डिसीजन लिया। सबकी नजरों में मैं एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाला, हमेशा दूसरों के साथ पोलाइटली बिहेव करने वाला और एक हैंडसम बेस्ट एक्टर था। पर सॉन्ग चियन ने बहुत जल्दी मेरी असलियत पहचान ली। जब मैंने बिना सोचे उसकी फैमिली के उन चीप लोगों को उनकी औकात दिखाई तो उसे मुझसे प्यार हो गया, या कम से कम उसे ऐसा लगा। उसे लगा उसने अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हाइड किया है, पर उसके वॉलेट की फोटो, उसके फोन की गैलरी और नौकरों की बातें सब कुछ क्लियरली बता रहा था कि उसके दिल से उसका एक्स अभी निकला नहीं है। गू चैन को अनरान की तरफ इस तरह देखते हुए मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या मैं सच में उसे खोने वाली हूँ? उस वक्त सॉन्ग चियन की उन इनर थॉट्स को सुनकर मुझे अचानक थोड़ी सी घिन आने लगी। वो कंफ्यूज नहीं थी, वो सेल्फिश थी। वो अपने बचपन के उस व्हाइट मूनलाइट को भी छोड़ना नहीं चाहती थी और मेरे साथ एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी भी जीना चाहती थी। पर इस दुनिया में इतनी आसान डील्स कहाँ मिलती हैं? इस ओरिजिनल स्टोरी के ऑथर को भी बिल्कुल पागल था। उसने इस तरह की चीटिंग करने वाली घटिया औरत को इस स्टोरी की फीमेल लीड बना दिया। हाँ बिल्कुल, मैं दरअसल इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हूँ और आज अपनी शादी के दिन मुझे ये माइंड रीडिंग स्किल मिली है। जिस स्टोरी में मैं फंसा हुआ हूँ वो एक पुरानी और क्लीशेड सेडोमैसोकिस्टिक रोमांस नॉवल है और सॉन्ग चियन इस नॉवल की फीमेल लीड है। स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग मेरे लिए उसकी फीलिंग्स अभी सिर्फ शुरू ही हुई हैं और उनका कोई खास मतलब नहीं है। और शादी के बाद क्योंकि उसका व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है तो आगे चलकर वो उसके साथ काफी वक्त गुजारेगी। इस दौरान उसे मेरे लिए गिल्टी भी फील होगा और मेरी बातों का असर भी उस पर पड़ेगा और आखिर में उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास होगा और वो वापस आकर मेरे पीछे पड़ने लगेगी। जहां तक अनरान की बात है, वो सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट फैमिली की बेटी थी जिसके पैदा होते ही उसकी मां मर गई थी और उसकी स्टेप मदर ने उसे जहर देकर हमेशा के लिए एक डार्क, इनसिक्योर और पैरानॉइड लड़की बना दिया था। और गू चैन एक जर्मोफोब था। वो गंदी चीजों को तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था पर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर अनरान, जिस दिन उसकी रियल मॉम की डेथ हुई थी, जिस दिन से वो आन फैमिली की हैरिस बनी थी, जिस दिन किसी ने उसके दूध में जहर मिला दिया था, उसने अपनी इनोसेंस उस बैटलफील्ड में उतरने से पहले ही खो दी थी। पिछले 10 सालों से वो हर दिन इसी गिल्ट और इनसिक्योरिटी में जी रही थी कि जब वो अपने गू चैन से मिली तब वो प्योर नहीं थी। वो उसे कन्फेस करने की हिम्मत भी नहीं कर सकी थी। पर अब जब उसने अचानक से मेरी ये लाइन सुनी कि मुझे तुमसे कोई जमाफोब वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो गू चैन तुम वाकई मुझसे नफरत नहीं करते? तब से फ्रीज हो चुकी अनरान आखिरकार होश में आई। वो एक एक कदम बढ़ाकर मेरी तरफ आई। उसके हाथों में डार्क रेड रोजेस का बुके था जिसमें एक मोटी सी वेडिंग गिफ्ट की लिस्ट फंसी हुई थी। मैंने उसकी उस सैड और हेवी सांस को सुना। ये मेरे 10 साल का जमा किया हुआ दहेज है। अब तुमने उसे चुन लिया है तो ये सब एक वेडिंग गिफ्ट है। क्या तुम्हें मेरा नाम याद है या सिर्फ इस वेडिंग गिफ्ट की वजह से तुम मुझे ऐसे मना रहे हो? मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर पैट किया। 10 साल हो गए, तुम आने में इतनी लेट क्यों हो गई? मेरी आवाज बहुत धीमी थी। अनरन ने सिर्फ आखिरी का हिस्सा सुना। वो चौंक गई और उसके दिल का पहला रिएक्शन था कि इसे सच में मैं याद हूं। वो सोचने लगी कि इसे किस कलर का सैक पसंद होगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी पतली कमर पर रख दिया। उसके करीब आते ही क्लिक क्लिक चारों तरफ से कैमरास की फ्लैशेस चमकने लगी। मैं बिल्कुल स्टेबल रहा और अपना सिर झुकाकर उसके कान के पास ले गया। वो औरत मेरे ही वेडिंग में अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ रो रही है। क्या तुम ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर लोगी? मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। सिर्फ मेरे ठीक सामने खड़ी अनरन और मेरे पास खड़ी सॉन्ग चियन ही इसे सुन सकती थी। सॉन्ग चियन के कदम वहीं रुक गए और उसका चेहरा बहुत बुरा बन गया। अनरन का चेहरा तो पूरा लाल हो गया। उसके हाथ बिल्कुल फ्रीज होकर उसकी पीठ के पीछे चले गए, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो मुझे टच न कर दे। मैं तुम्हें स्नैच करना चाहती हूँ। मैं बस यही लाइन सुनना चाहता था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से बुके लेना चाहा पर सॉन्ग चियन ने मुझे रोक लिया। गू चियन। अनरन का जबड़ा काइट हो गया और उसके आसपास की पूरी वाइब अचानक ड्रॉप हो गई। उसने ऑटोमेटिकली मेरी तरफ देखा। मैं अनकॉन्शियसली एक कदम पीछे हट गया और पैनिक में अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। गेस्ट्स भी उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। आखिर अनरन के पास्ट का वो स्कैंडल उस वक्त हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल गया था। मैं आगे बढ़कर अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से सॉन्ग चियन के हाथ से माइक वापस छीन लिया।
अनरन एकदम चौंक गई। मैंने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सोंगचियन की तरफ देखा। मैंने कहा था ना कि अनरन से मुझे जर्मोफोब वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुमसे मुझे प्रॉब्लम है। ये बोलकर मैंने सोंगचियन की उस फायरी और शॉक वाली नजरों को पूरी तरह इग्नोर किया, अपनी लवर का हाथ पकड़ा और गेस्ट्स के बीच में से उसे उस झूठी और ड्रामा से भरी वेडिंग से बाहर निकाल ले गया। सब लोग ऐसे शॉक होकर मत देखो, आराम से खाओ पियो। खाने का सारा बिल मेरी प्यारी पत्नी अनरन के अकाउंट में जाएगा। अनरन की नेक तक लाल हो गई थी। उसने तुरंत घूमकर अपने असिस्टेंट से होटल को 50 मिलियन स्वाइप करने के लिए कह दिया। सुना था कि उस दिन वहां से बाहर निकलते वक्त इस वक्त मैं कार में बैठा था और मैंने नॉर्मल फेस बनाए हुए अनरन की तरफ देखा। मेरे कान उसके इनर थॉट सुनकर सुन्न पड़ गए थे। उसने मुझसे शादी कर ली, वो मुझे अपने साथ ले आया। वो सच में मेरी उन गंदी चीजों से नफरत नहीं करता। मैं बिल्कुल क्लीन नहीं हूँ। मैंने 3 घंटे से नहाया भी नहीं है। क्या ये सीट गंदी नहीं हो जाएगी? मैं बिल्कुल स्पीचलेस था। ये बेवकूफ अभी भी वहाँ किस बात का वेट कर रही है? गाड़ी चलाओ ना, आज मैं तुम्हारे घर रुकने वाला हूँ। अनरन की पूरी बॉडी एक झटके से हिली और उसने डर के मारे मेरी तरफ देखा। मेरा घर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि गुचियन मेरे विला के अंदर का वो सामान देखे। आज तो चाहे सोंगचियन गाड़ी के सामने खड़ी हो जाए, मैं तो इसके विला के अंदर जाकर रहूंगा। फिर विला के अंदर जमीन पर देखते हुए मैंने पूछा, तो ये वजह थी कि तुम मुझे अंदर आने नहीं देना चाहती थी? 20,000 स्क्वायर फीट का एक मैसिव क्लोक रूम, जहां अनगिनत कस्टम मेड डिजाइनर सूट्स थे। हर तरह की लग्जरी वॉचेस एक के बाद एक डिस्प्ले कैबिनेट्स में सजी हुई थी और पास ही रखे शू कैबिनेट पर हर तरह के लिमिटेड एडिशन शूज भरे पड़े थे। और डोर के पास एक पूरा रूम गुंडम और ट्रांसफॉर्मर्स के 1:1 लाइफ साइज फिगर्स से भरा हुआ था। कौन सा आदमी इस सब को देखकर रेजिस्ट कर सकता है? मैंने इन सारे खजानों को लूट लेने के अपने क्रेजी इंपल्स को बहुत मुश्किल से दबाया और घूमकर नेक्स्ट डोर बेबी रूम में चला गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, एक बेबी रूम। एंड रेन ने तो हमारे आने वाले बच्चे का नाम भी पहले से सोच रखा था। जब मैंने उस कस्टम मेड बेबी लॉक को उठाया तो हमेशा कोल्ड रहने वाली एंड रेन के चेहरे पर भी एक अजीब सा पैनिक आ गया। गुचिन, तुम गलत मत समझना, असल में ये विला मैंने अपनी छोटी बहन को गिफ्ट करने के लिए बनवाया था। हाँ, उसकी शादी होने वाली है। उसे लगा जैसे मुझे पता ही नहीं है कि उसकी स्टेप मदर की उस बेटी और उसके बीच का रिश्ता कितना खराब है। नहीं, गुचेन को पता नहीं चलना चाहिए। ये वो वेडिंग हाउस है जो मैंने चुपके से रेडी किया था। मैंने एन रेन की तरफ देखा और उसके इस झूठ को एक्सपोज नहीं किया, बस उसकी तरफ देखा तो उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। एन रेन फिर से अपनी उसी काम और कोल्ड स्टेट में वापस आ गई और एक छोटी सी आवाज में बोली, पर उसके दिल की वो क्रेजी खुशी उसकी सारी असलियत बयान कर रही थी। एक सेकंड, गुचन ने अभी कहा उसे पसंद आया, पर अगले ही पल मैंने उसकी इनसिक्योर आवाज सुनी। अगर गुचन को मेरी इस रियलिटी के बारे में पता चल गया तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगेगा। वो ऑटोमेटिकली आधा कदम पीछे हट गई और उसने मेरे साथ एक फिक्स्ड डिस्टेंस बना ली, ना कम ना ज्यादा, बस एग्जैक्टली 1 मीटर। ये एक पोलाइट सोशल डिस्टेंस होती है। एन रिन ने मेरी तरफ नहीं देखा और बिना कुछ बोले मुझे ऊपर मास्टर बेडरूम की तरफ ले गई। ये सूट पहनने में तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। रूम में चेंजिंग के लिए कपड़े रखे हुए हैं, तुम पहले शावर ले लो, मैं किचन में डिनर प्रिपेयर करवाती हूँ। मैं थोड़ा लॉस था, मेरा ध्यान पूरी तरह उसके उन थॉट्स पर था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अगर तुम्हें ये कपड़े पहनने की आदत नहीं है तो मैं किसी को भेजकर सॉन्ग फैमिली के वहां से मंगवा लेती हूँ। वो उदास होकर मुड़ गई। जैसे मैंने सोचा था, गुचन सच में मुझसे नफरत करता है। वो मेरे साथ इसलिए आया है क्योंकि उसे सोंगचियन पर गुस्सा निकालना था। पर मैं वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह गया और एक तरफ देख रहा था। रूम के बेड साइड टेबल पर एन रिन की उसकी टीनेज ईयर्स की फोटो रखी थी, जिसने मुझे पिछले 10 साल पुरानी यादों में डाल दिया, जब उसके फादर और उसकी स्टेप मदर की वो ग्रैंड वेडिंग हुई थी। वो टाइम जब मेरी और एन रिन की पहली मुलाकात हुई थी, जो मेरे इस बुक वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के ठीक थोड़ा टाइम बाद का वक्त था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई, क्या वो काफी नहीं था? अब क्या तुम मेरी इस वेडिंग को भी बर्बाद करने आई हो? व्हील चेयर पर बैठी उस खुश लड़की पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया गया। उसने जो गिफ्ट पकड़ा हुआ था उसे धीरे से अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपना सिर झुकाते देखा जब वो व्हीलचेयर चलाते हुए उस ग्रैंड वेडिंग बैंक्वेट के कॉर्नर में चली गई। ठीक एक दिन पहले जब उसे पता चला कि उसके फादर दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो सीढ़ियों से गिर गई थी। इस तरह की बैड लक वाली हरकतों की वजह से ही उसके फादर अनफू की उसके लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। पीछे से अन रैन की स्टेप मदर जो व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहने हुए थी, पर उसकी बुरी नीयत उस ड्रेस से भी छुप नहीं पा रही थी। ऐसे खुशी के दिन पर ऐसी कौन सी बात है जिस पर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? कुछ नहीं, बस एक आधी मरी हुई कुत्ती थी, मैंने उसे बाहर निकलवा दिया है। ओह, तो वो एक स्ट्रीट डॉग थी। अन रैन की स्टेप मदर हंसी, पर अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े मुझ पर पड़ गई और जो मॉकिंग वर्ड्स वो आगे बोलने वाली थी वो उसने वापस निकल लिए। खैर छोड़ो, सीई ने बताया कि अभी थोड़ी देर में हमारी मेन वेडिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं पहले जाकर अपना मेकअप टचअप कर लेती हूँ। ये बोलकर उसने एलिगेंटली अपनी ड्रेस पकड़ी और वहां से चली गई। अनफू ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ देखने लगा। मैं थोड़ा दूर था तो ठीक से देख नहीं पाया, पर हल्का सा दिख रहा था कि स्क्रीन पर रेड ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस में कोई औरत थी। उसका फेस बिल्कुल अन रैन की सगी माँ जैसा दिख रहा था। मुझे अचानक याद
याद आया, स्टोरी में अन रैन के इस टॉक्सिक बाप की एक अपनी ही व्हाइट मून लाइट वाली कहानी थी। कितना मनहूस है। मैंने उसके बकवास बाप को देखना छोड़ दिया और घूमकर वापस अन रैन की तरफ देखा। गार्डन के कॉर्नर में व्हील चेयर पर बैठी अन रैन उन आते जाते गेस्ट्स को बिल्कुल लॉस्ट नजरों से देख रही थी। तुम्हें दिखाई नहीं देखा क्या? रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हो? एक वेटर जिसे लगता है किसी ने ऑर्डर देकर अन रैन की बेइज्जती करने के लिए भेजा था, उस पर चिल्लाया। कोई शक नहीं कि इस बच्ची और इसकी सगी माँ को इसका बाप एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। अन रैन पूरी तरह से डरकर कांपने लगी और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मुझे याद है मैं गुस्से में अपनी स्लीव्स फोल्ड करके उस वेटर को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मैंने देखा कि अन रैन की व्हील चेयर बैकवर्ड स्लिप होते हुए पीछे के स्विमिंग पूल की तरफ गिर गई। उसका पहले से ही सफेद पड़ चुका फेस अब और भी ज्यादा पेन से भर गया। उसने हेल्प मांगने के लिए ऑटोमेटिकली अपना मुंह खोला, पर जब उसने ऊपर देखा, चारों तरफ लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी की स्माइल थी और किसी ने भी उसकी मौजूदगी तक नोटिस नहीं की थी। तभी व्हीलचेयर का पिछला पहिया जमीन पर पड़े एक पेड़ की टहनी से टकराया और आखिरकार रुक गया। मैंने चैन की सांस ली। मेरे अलावा किसी को पता नहीं चला कि वो अभी मौत के मुंह से वापस आई है, पर अगले ही सेकंड मैंने उसकी आंखों में एक डीप डिस्पेयर देखी। उसने पूरी ताकत से अपना माथा पास के एक पेड़ के ट्रंक पर टिकाया। व्हीलचेयर पर रखे उसके दोनों हाथों में ताकत आ गई और उसके उस झटके की वजह से व्हीलचेयर ने आखिरकार उस पेड़ की टहनी को पार कर लिया जो उसे बचा रही थी। पूल के पानी में एक बड़ा स्प्लैश हुआ। जो लोग वहां एक दूसरे के साथ वाइन ग्लासेस टकरा रहे थे, उन्होंने बस एक बार उस तरफ देखा और वापस हंसने और बातें करने लगे। मैंने अपने दांत पीसे और बिना कुछ सोचे समझे पूल की तरफ भागा। मुझे आखिरकार समझ में आ गया था कि एन रैन क्यों एक पैरानॉइड और क्रेजी बच्ची थी। एक बुक कैरेक्टर होने के नाते ऑथर को उसे लिखने के लिए सिर्फ एक लाइन या एक सेंटेंस की जरूरत पड़ी होगी, पर उस बेचारी को ये जिंदगी एक्चुअली फेस करनी थी। उस वक्त मुझे अचानक इस स्टोरी को चेंज करने का आइडिया आया। बिना कोई हेजिटेशन के मैं पूल में कूद गया। मैं चाहता था कि इस दुनिया में कोई तो हो जो उसे प्यार करे। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी जरूर उसे अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज मानती। मैंने एन रैन को धक्का देकर पूल के किनारे पर पहुंचा दिया। सुनो, इसके बाद तुम्हारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। मैं हंसा, पर मेरी ताकत खत्म हो गई थी और मैं उस पूल की गहराई में डूबता चला गया। सबसे फनी बात तो ये थी कि जैसे ही मैं पानी में डूबा, सभी लोग पैनिक हो गए। मैंने देखा कि किनारे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, पर तब भी किसी ने उस बेहोश एन रैन पर ध्यान नहीं दिया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में लेटा था। बेड के पास मेरे फादर बैठे थे, जिनकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं। तुम ये कैसा हीरो बनने का नाटक कर रहे थे? उस मनहूस लड़की को बचाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी जान जाते जाते बची है। मेरे फादर मुझे बहुत बुरी तरह डांट रहे थे, पर मेरे दिल में एक वार्मथ थी। ये पहली बार था जब मुझे फैमिली का प्यार फील हुआ था, भले ही ये एक बुक कैरेक्टर ही क्यों ना हो। मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने फादर को देखकर बस बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रहा। वो भी मेरे सामने हार मान गए और मुझे आराम करने का बोलकर चले गए। और मुझे ये भी पता था कि एन रैन मेरे हाथों सच में बच चुकी थी। मैंने वाकई स्टोरी को चेंज कर दिया था। तो जो बातें मैंने पानी के अंदर उससे इशारे में कही थी, वो भी जरूर समझ गई होगी। मुझे याद है बुक में ऑथर में एक लाइन लिखी थी, उसकी मॉम ने लेबर रूम में उसे सेफ रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, मुझे उसे ये बात जरूर बतानी है। जब उसे ये बात पता चलेगी तो उसके अंदर जीने की चाहत पैदा हो जाएगी। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली टाइमलाइन के आगे की स्टोरी घूमने लगी, पर मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मेरे चेहरे की स्माइल उतनी ही गायब होती जा रही थी। ओरिजिनल स्टोरी में शादी के बाद लोगों को पता चलता है कि एन रैन पानी में डूब गई है। अपने इस व्हाइट मूनलाइट की सगी बेटी को लगभग खोने के इस डर से एन फू पहली बार एन रैन को लेकर अपनी फिक्र दिखाता है, पर इसी की वजह से एन रैन अपनी स्टेप मदर की नजर में खटकने लगती है। उसे लगता है कि एन रैन जानबूझकर एन फू का अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो दिखावे के लिए एन रैन की फिक्र करती है और उसके दूध में जहर मिला देती है। और फिर एन रैन के उस चेहरे को देखने के बाद उसकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे एक बिजनेस टूल की तरह यूज करती है, और वहीं से एन रैन के सबसे बड़े नाइटमेयर की शुरुआत होती है। ये सोचते ही मेरे पीछे डर के मारे पसीना छूट गया। क्या मैंने सच में स्टोरी चेंज कर दी थी, या फिर मेरा वो एक्शन शुरू से ही इस बुक की टाइमलाइन का हिस्सा था? हाँ, मुझे याद आया। ओरिजिनल स्टोरी में गू चेन के कैरेक्टर में कोई ट्रांसमाइग्रेट नहीं हुआ था। उसे एक सिवियर जर्मोफोब दिखाया गया था, तो वहां मौजूद लोगों में वही एक अकेला इंसान था जो अनरान को बचाने के लिए कभी आगे नहीं आता। स्टोरी लाइन के हिसाब से अनफू के जाने के बाद उसकी स्टेप मदर ने अनरान को ताने मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ के तुम्हें बचाने का क्या ही फायदा हुआ? उससे अच्छा तो तुम किसी कुत्ते के रूप में पैदा हो जाती। बस इसी एक लाइन ने अनरान के अंदर जीने की आग जला दी थी। ओरिजिनल स्टोरी में उसकी व्हीलचेयर भी कहीं नहीं फंसी थी। अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से उसने पूल का एज पकड़ा और खुद बाहर निकल आई, पर अब मेरी वजह से स्टोरी का प्लॉट बदल गया था और वो वापस हॉस्पिटल पहुंच गई थी। ये सोचते ही मैंने घबराहट में जल्दी से ब्लैंकेट हटाया और पागलों की तरह अपने हाथ से आईवी ड्रिप निकाल दी। मेरे पास अभी भी 1 घंटा है, मैं इस फालतू प्लॉट को जरूर बदल दूंगा।
टैक्सी में बैठे हुए मैं लगातार स्टोरी के प्लॉट के बारे में सोच रहा था। अनरान विंडो के बाहर ब्लैंकली देख रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी माँ ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। तभी उसकी स्टेप मदर ने दरवाजा नॉक किया। अनरान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ हेल्दी खा लो। उसकी आवाज ने अनरान के ख्यालों को तोड़ दिया। उसे समझ नहीं आया कि जो स्टेप मदर हमेशा उससे नफरत करती थी वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। पर वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी हेल्थ और खराब हो, इसलिए उसने वो दूध ले लिया। पर उससे पीते ही अनरान को अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी गर्मी फील होने लगी। उसका दिमाग घूमने लगा और अपनी स्टेप मदर का चेहरा भी ब्लर दिखने लगा। आंटी, मुझे लगता है मुझे फीवर हो गया है, क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हैं? उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अनरान को एक चालाक और घिनौनी नजर से देखती रही। उसने दरवाजा खोला और उसके पीछे एक गंदा सा मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। उस आदमी ने अंदर आते ही अनरान के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अनरान को समझ आ गया था कि कुछ गलत है। वो उस बूढ़े आदमी को धक्का देना चाहती थी, पर उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। पर वो आदमी और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसकी आंखों के सामने वो मोटा और भद्दा चेहरा धीरे धीरे पास आने लगा। अपनी बॉडी पर उस अजीब से गंदे टच से अनरान को घिन आने लगी। वो स्ट्रगल करना चाहती थी, पर ड्रग का असर तेज हो गया था, जब तक कि उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से ब्लर नहीं हो गई। धुंधलेपन में उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। जब मैंने अनरान के रूम की विंडो खोली तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अनरान के ऊपर लेटा हुआ था। वो एक घटिया इंसान, पीछे हट। मैं जल्दी से विंडो से अंदर कूदा और सीधा उस बूढ़े आदमी के सिर के पीछे एक जोरदार पंच मार दिया। वो बूढ़ा वहीं बेहोश हो गया। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ था। मैं सही टाइम पर पहुंच गया। मेरे सामने अनरान उस ड्रग की वजह से आधी बेहोशी की हालत में जमीन पर लेटी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी से तेज हीट निकल रही थी। सालों तक नौकरों की तरह काम करने और सताए जाने की वजह से वो बहुत पतली थी, पर उसकी बॉडी पर जरा सा भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था। उसके कॉलर बोन्स बिल्कुल क्लियर थे और उस खूबसूरत चेहरे के साथ मैं एडमिट करता हूं कि उस मोमेंट के लिए मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। पर हम दोनों ही अभी 19 या 20 साल के थे। अभी तो हमारी लाइफ बस शुरू हुई थी। ऐसे में फिजिकल होकर खुद को सैक्रिफाइस करना थोड़ा ज्यादा ही अजीब हो जाता। मैंने एनरैन के कपड़े उतारे, रूम के वॉशरूम से ठंडा पानी लेकर आया और उस ठंडे पानी से मैं लगातार एनरैन की बॉडी को साफ करने लगा। धीरे धीरे एनरैन का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा। मैंने चैन की सांस ली। मुझे अपनी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही थी। तब मुझे याद आया कि मुझे भी तो तेज फीवर था। मैंने बेड पर बिना कपड़ों के लेटी एनरैन की तरफ देखा और मुझे लगा कि अगर मैं इसके घर पर बेहोश हो गया तो कल मेरे फादर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने खुद को एक थप्पड़ मारा, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वापस हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश होने से पहले मैं बस यही सोच रहा था कि अब एनरैन की लाइफ बदल जानी चाहिए। आंखें बंद करने के बाद मुझे एक सपना आया। सपने में एनरैन बहुत क्लियर और ब्राइट स्माइल कर रही थी। उसने अपने हाथों में फ्लावर्स पकड़े हुए थे और वो मुझे कन्फेस कर रही थी। पर नींद खुलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वापस रियल वर्ल्ड में आ गया हूँ। मैं झटके से बेड से उठा, साइड टेबल पर रखी वो नॉवेल खोली और फिर हारकर बेड पर बैठ गया। आखिरकार मैं एनरैन की किस्मत नहीं बदल पाया। मेरे उसे बचाने वाले प्लॉट को पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया था। वो बूढ़ा आदमी होश में आने के बाद हर जगह ये बात फैलाने लगा और एनरैन पर आखिरकार एक कैरेक्टरलेस लड़की होने का टैग लग ही गया। एन फू को भी लगा कि उसने एन फैमिली की नाक कटवा दी है, तो उसने उसे बुरी तरह पीटा और फौरन भेज दिया। जाने से पहले एन फू ने उसे एक कोल्ड लुक दिया। तुम्हारी माँ भी ऊपर से तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो रही होगी। एनरैन ने बस अपनी व्हील चेयर को कसकर पकड़ लिया, पर एक शब्द भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसे पता था कि कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा और उसे ये भी पता चल गया था कि जिस गू फैमिली के यंग मास्टर ने उसे बचाया था उसे सीवियर जर्माफोब वाली प्रॉब्लम थी। ये न्यूज सुनने के बाद उसने खुद को पूरा दिन वॉशरूम में लॉक कर लिया और अपनी बॉडी को तब तक रगड़ कर धोती रही जब तक कि उसकी स्किन लाल होकर छिल नहीं गई। अगले 10 सालों तक फॉरेन में रहते हुए वो चुपचाप मुझे नोटिस करती रही। वो हर दिन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करती थी, जब तक कि एक दिन उसने मेरी कोई सेल्फी नहीं बल्कि ये न्यूज देखी कि गू चैन सॉन्ग चैन से शादी करने वाला है। 3 महीने बाद एनरैन ने वापस अपने देश लौटने का डिसीजन लिया। वो 10 सालों तक जमा किए हुए अपने बिलियंस के एसेट्स लेकर उस शादी में आई थी ताकि वो अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देख सके। पर अब क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ तो ये स्टोरी लाइन फिर से बदल गई है। बुक के 10 साल रियल वर्ल्ड के सिर्फ 1 महीने के बराबर थे। किसी को नहीं पता कि इस 1 महीने में मैं हर दिन खुद को सर्दी में रखकर फीवर लाता था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं दोबारा यहाँ आ सकूं। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूँ और अगर वो मेरी नजरों में आ गई है तो मैं उसकी किस्मत बदलकर ही रहूंगा। खाना रेडी है। दरवाजे के बाहर से आती एनरैन की आवाज ने मुझे रियलिटी में वापस ला दिया। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ था और वो सब वही था जो मुझे बचपन में पसंद था। लगता है गू चैन और मेरे टेस्ट्स बिल्कुल सेम है। तभी मुझे एनरैन के इनर थॉट्स फिर से सुनाई दिए। सॉन्ग चियान ने मुझे कांटेक्ट किया है। वो पक्का इसे वापस लेने के लिए जल्दी ही यहाँ आएगी। उसके दिल में वो सॉन्ग चियान जिसने कभी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड लियांग यिंग को टच तक नहीं किया था, वो मुझ जैसे जर्मोफोब इंसान का हमेशा प्लान ए रहेगी। इन सालों में सॉन्ग चियान से खुद को कंपेयर करके उसे लगने लगा था कि वो बहुत गंदी है, पर उसे नहीं पता था कि सॉन्ग चियान ने लियांग यिंग को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो सच में मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं सॉन्ग चियान के साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। एनरैन के क्रैब्स चीलते हुए हाथ अचानक रुक गए।
उसने कुछ नहीं कहा। ऑब्वियसली उसे लगा कि मैं बस गुस्से में आकर ये सब बोल रहा हूँ। मुझे उसके लिए बुरा भी फील हो रहा था और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उसके चेहरे के करीब जाकर उसे देखना चाहा तो वो पीछे हट गई और घबराहट में बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बात पूरी होने से पहले ही आन रैन मुझसे सबसे दूर वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने एक क्रैब उठाया और बहुत केयर से उसका शेल खोला। उसने क्रैब लेग्स से भी सारा मीट बहुत ध्यान से निकाला। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद उसने क्रैब मीट से भरी एक प्लेट मेरे सामने रख दी। जल्दी से खा लो। मैं मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए अचानक मेरी आंखें भर आईं। मुझे क्रैब्स बहुत पसंद है क्योंकि क्रैब्स बहुत महंगे होते हैं। इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले मैं एक ऑर्फिन था। ऑर्फिनेज में सिर्फ मिड ऑटम फेस्टिवल के वक्त ही डायरेक्टर कुछ क्रैब्स खरीद कर लाते थे। हर बार मैं उन्हें बहुत संभाल कर खाता था, यहाँ तक कि लेग्स के अंदर का मीट भी बहुत ध्यान से निकालता था। और वो छोटी सी पतली लड़की जो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती थी, वो भी अपना क्रैब मुझे दे देती थी। अफसोस, हम सिर्फ 3 महीने ही साथ रह पाए। उसके बाद किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अगर मैं उसे थोड़ा और सिखाता तो शायद वो भी आज क्रैब्स छीलने में इतनी ही एक्सपर्ट होती। सॉन्ग चियान की तरह नहीं, जो मुंह से तो बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, पर उसमें मेरे लिए कुछ करने का पेशेंस नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि क्रैब्स छीलना बहुत मुश्किल और टाइम वेस्ट करने वाला काम है, अगली बार मत लाना। पर पहले यही सॉन्ग चियान सिर्फ लियांग यिंग के एक बार बोलने पर 3 घंटे लगाकर उसके लिए क्रॉफिश छील सकती थी। सॉन्ग चियान के सारे इमोशंस और एफर्ट्स सिर्फ लियांग यिंग के लिए ही थे। बहुत टेस्टी है। भाड़ में जाए वो व्हाइट मूनलाइट, मेरी आन रैन ही सबसे बेस्ट है। उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है। जब मैं मन ही मन ये सब सोच रहा था तभी विला के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो अंदर आ रही थी। वो बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और उसने क्लीन व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, जैसे उसे लग रहा हो कि ये सब बस मेरा एक छोटा सा गुस्सा है। अगले ही पल सॉन्ग चियान की नजर टेबल पर बचे हुए क्रैब्स पर पड़ी। उसके जेंटल चेहरे पर एक शैडो आ गई और उसने पास बैठी आन रैन को एक मॉकिंग लुक दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि गुचैन को इतने ज्यादा क्रैब्स नहीं खाने चाहिए? चलो मेरे साथ घर वापस चलो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। सॉरी, पर मुझे क्रैब्स खाना ही ज्यादा पसंद है। सिर्फ लियांग यिंग को ही सूप पीना पसंद है। उन दिनों में एक अच्छी स्टूडेंट होकर भी इसका सबसे जरूरी काम उस लूजर लियांग यिंग के लिए सूप बनाना होता था। मेरी बात सुनकर सॉन्ग चियान का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुचन, उस गंदे आदमियों के साथ सोने वाली औरत में ऐसा क्या खास है? मैंने कहा ना कि मेरे और लियांग के बीच में सच में कुछ नहीं है। क्या तुम थोड़े मैच्योर नहीं हो सकते? बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, ठीक है? आज भी सॉन्ग चियान को लगता था कि मैं बस उससे प्यार करता हूँ और अगर मैं उसकी बात नहीं मान रहा तो मतलब मैं इमैच्योर हूँ और वो बस मेरे और लियांग के बीच के उस कंपैरिजन को खत्म करना चाहती थी। पैसों की ही बात है ना, जो वो तुम्हें दे सकती है वो मैं भी दे सकती हूँ। उसने पहले से प्रिपेयर किए हुए एसेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट निकाले और मुझे देने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन की रिंगटोन तेज बजने लगी। हेलो, क्या आप मिस्टर लियांग की फैमिली से बात कर रही हैं? प्लीज जल्दी से सिटी सेंटर हॉस्पिटल आ जाइए। मिस्टर लियांग का एक्सीडेंट हो गया है और वो इमरजेंसी रूम में है। सॉन्ग चियान का चेहरा 1 सेकंड में सफेद पड़ गया। उसने फोन को जोर से पकड़ा हुआ था। वो तुम्हारे लिए वापस आया था। सॉन्ग चियान ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने हाथ में रखे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में थमा दिए। मेरा वेट करना। मैंने सीधा वो कॉन्ट्रैक्ट हवा में उड़ा दिए। अपना ये कचरा अपने साथ ले जाओ। मेरे पास मेरी आन रान का दिया हुआ बहुत पैसा है। मेरा वेट करना? सपने देखना बंद करो। मेरे पास दिमाग है। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे वापस आकर मुझे टॉर्चर करने का वेट नहीं करूंगा। 3 घंटे बाद इंटरनेट पर एक न्यूज पूरी तरह से वायरल हो गई। फेमस बेस्ट एक्टर लियांग यिंग का कार एक्सीडेंट। हॉस्पिटल में सॉन्ग फैमिली की एयरस भी मौजूद। प्रेग्नेंट होने की अफवाह। और इसके तुरंत बाद हमारी गू फैमिली ने ऑफिशियली एंगेजमेंट तोड़ने की न्यूज अनाउंस कर दी। इसके साथ ही मुझे सॉन्ग चियान का एक मैसेज भी आया। आई एम सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे और लियांग के बीच में बड़ी मुश्किल से ये बच्चा आया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इसके साथ ही उसने मुझे कॉम्पेंसेशन के तौर पर $1 बिलियन और अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी ट्रांसफर किए। मैंने चुपचाप सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और फिर तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सॉन्ग और एन फैमिलीज के बीच स्टॉक मार्केट की वॉर और भी तेज हो गई। इससे पहले कि एन फू का गुस्से भरा कॉल आता, मैं सीधा आन रान को लेकर सीधा एन फैमिली की पुरानी हवेली पहुंच गया। आखिरकार आन रान की इनोसेंस साबित करने का काम मैं और डिले नहीं कर सकता था। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? आन रान की स्टेप मदर हमें देखकर एकदम सफेद पड़ गई। एन फू ने भी हैरानी और गुस्से से हमें देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने स्मर्क किया, अपनी स्लीव्स फोल्ड की और बिना कुछ बोले सीधा जाकर एन फू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। वहां खड़े सभी लोग शॉक में थे। वो सब अपनी आंखों के सामने एन फू के उस घिनौने चेहरे को मुझसे पिटते हुए देख रहे थे। आखिर दुनिया की नजरों में मैं एक बहुत पोलाइट और वेल बिहेव्ड इंसान था। आन रान होश में आई। उसने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? मैंने तुरंत एक नाटक करते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे किस करोगी तभी ठीक होगा। आन रान का चेहरा तुरंत लाल हो गया और एन फू और आन रान की स्टेप मदर का चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे उन्होंने कुछ बहुत गंदा खा लिया हो। इससे पहले कि एन फू चिल्लाता, मैंने सीधा तस्वीरों का एक बंडल उसके मुंह पर दे मारा। इन फोटोज में एन रेन की स्टेप मदर के उसके साथ चीट करने के मल्टीपल प्रूफ्स थे। उसका चेहरा काले से हरा होते हुए देखकर मैंने कहा, क्या दिखावा कर रहे हो? तुम बस एक ऐसे घटिया इंसान हो जिसने अपनी पत्नी को खो दिया और जो अपनी गंदी हरकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता।
और तुम एक रिप्लेसमेंट ढूंढने चले थे। मैं सीआईई को सपने में आकर बोलूंगा कि वो भी ऊपर 18 रिप्लेसमेंट्स ढूंढ ले और उनके साथ मजे करे। तुम्हें तो मैं ऐसे ही जला जलाकर मार दूंगा। मेरी इन कड़वी बातों से एनफू वहीं जमीन पर बैठ गया। तुम जैसे घटिया आदमी के साथ चीट होना ही डिजर्व करता है। मुझे समझ नहीं आता इन मेलोड्रामेटिक नॉवेल्स के आदमियों को अपनी घटिया हरकतों को सच्चा प्यार बताकर जस्टिफाई करने का इतना शौक क्यों होता है। एनफू कहता था कि वो जिंदगी भर सिर्फ सीआईई से प्यार करेगा, पर उसके मरने के बाद उसने उसी के बच्चे को टॉर्चर किया। क्या बकवास है कि बच्चे की वजह से मां मर गई। ये आदमी सिर्फ इस बात से जलस था कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर बच्चे को चुना। और ओरिजिनल ऑथर इस आदमी को एक डीपली इन लव कैरेक्टर बोलता था। इसे पढ़कर मुझे लगभग उल्टी आ गई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पहले से रेडी किया वीडियो कैमरा एनफू के मुंह पर फेंक कर मारा। खुद देख लो कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी। उस वीडियो में एन रेन की मां का लेबर रूम का सीन था। बेबी की पोजीशन ठीक नहीं थी और सर्जरी में बहुत रिस्क था। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो मां या बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। ऑपरेशन टेबल पर सीआईई का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में एक मजबूत डिटर्मिनेशन था, बच्चे को बचाओ। ये बोलने के बाद उसने मुश्किल से अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमाया और एक जेंटल स्माइल दी। चेंगवांग, तुम भी इस बच्चे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना? मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। ये बच्चा हमारी लाइफ का एक्सटेंशन है। वो मेरी जगह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर मुझे पता चला कि तुमने हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। एनफू कुछ देर के लिए सुन्न रह गया और फिर अचानक उसने लिन आयशु की गर्दन जोर से पकड़ ली। तुम घटिया औरत, तुमने ये वीडियो मुझसे छुपा कर क्यों रखा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लिन आयशु वही नर्स थी जो उस वक्त सीआईई की डिलीवरी के टाइम वहां थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। सीआईई ने उसे कहा था, आयशु प्लीज मेरे बाद चेंग वांग को संभालना, और इस बेस्ट फ्रेंड ने उसे बेड तक संभाल लिया। एन चेंग वांग के बेड तक पहुंचने के लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और बिल्कुल सीआईई जैसी दिखने लगी। एन फू की पावर को देखते हुए उसे डेफिनेटली पता था कि ये औरत सीआईई की बेस्ट फ्रेंड है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे बस एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। एन फू एक पंच खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ऑफ कोर्स इस बार भी पंच मैंने ही मारा था। मैंने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, सीआईई भी ऊपर से तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो रही होगी। ये बोलकर मेरी गुस्से से भरी नजरें अब लिन आयशु पर गईं। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर मेरी जगह कोई और ये काम कर देगा। तभी एन रेन ने बहुत कैजुअली लिन आयशु को जमीन पर पटक दिया। मेरी वाइफ सच में कमाल है। हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट टीम है। आधे घंटे बाद लिन आयशु, जिसका चेहरा मार खा खाकर सुअर जैसा हो गया था, पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मेरी और एन रेन की फाइटिंग स्किल्स उससे बहुत बेटर थी, इसलिए उसका टारगेट एन फू बन गया। हाँ, मैंने शियाई को धोखा दिया क्योंकि मुझे उससे जलन होती थी। मुझे जलन होती थी कि उसकी किस्मत मुझसे इतनी अच्छी कैसे है। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? अगर करते तो क्या उसकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा सलूक करते? क्या मुझे बस एक रिप्लेसमेंट बनाकर रखते? तुम भी तो कम नहीं हो। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैंने अनरान को फंसाया था, पर तुमने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। तुम्हें मुझे पॉइंट आउट करने का क्या हक है? तुम कहते हो कि तुम्हारी बेटी गंदी है, पर असल में सबसे गंदे तो तुम हो। तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तुमने मुझे और अपनी बेटी को, जो तुमसे काफी हद तक मिलती जुलती है, अपना निशाना बनाया। और आखिर में उसने एक ऐसा सच उगल दिया जो मुझे एक्सपोज करने का टाइम भी नहीं मिला था। तुम्हें क्या लगता है शियाई की डेथ एक एक्सीडेंट थी? जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा था वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। मैं स्मग करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मैंने पुलिस स्टेशन से आया हुआ कॉल पिक किया। हेलो मिस, आपके एक्स बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं थोड़ा शॉक रह गया। मैंने मुंह खोलकर उसे बताना चाहा कि एक्चुअली मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ओरिजिनल स्टोरी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल था और वो इजीली बच सकता था, वरना ओरिजिनल स्टोरी हजारों चैप्टर्स तक कैसे खिंचती। पर अब बहुत अच्छा हुआ, उसने उस आदमी पर भरोसा ना करके खुद ही सब सच बक दिया। उसने हमें हजारों चैप्टर्स की मेहनत से बचा लिया। सच में उसका ये बेवकूफी भरा काम मुझे इमोशनल कर रहा था। उस हवेली से वापस आते वक्त मैंने अचानक गाड़ी चला रही अनरान की तरफ घूर कर देखा। मैं जितना सोच रहा था मुझे उतना ही कुछ अजीब लग रहा था। एक सेकंड रुको अनरान, तुम्हें अभी अभी पता चला कि तुम पूरी तरह इनोसेंट हो। तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? ये तो तुम्हारा पिछले 10 सालों से सबसे बड़ा बोझ और ट्रॉमा था ना? क्या तुम्हें शौक होकर खुशी से रोना नहीं चाहिए था? और तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी माँ की कातिल है, उस पर भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अनरान ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मोड़ा और ब्रेक लगा दी। क्या मैं अभी रिएक्ट करूं? क्या अभी टाइम है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे अपने होठों पर एक सॉफ्ट और वार्म टच फील हुआ जो धीरे धीरे इंटेंस हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होने से पहले मुझे आखिरकार समझ में आ गया। मुझे सब समझ में आ गया था। अनरान फॉरेन में रहकर सबसे अमीर इंसान बन गई थी और उसने 84.7 बिलियंस का दहेज जमा कर लिया था। तो क्या वो अपनी एक स्टेप मदर को नहीं हरा सकती थी? और मुझे वो सारे सबूत इतने आराम से कैसे मिल गए? ऑब्वियसली किसी ने मेरे लिए पीछे से सारे रास्ते क्लियर कर दिए थे। तो इसका मतलब ये सारी मेहनत मैंने फालतू में की। अनरान, मुझे सब सच सच बताओ,
वरना मैं तुम्हें मुझे किस नहीं करने दूंगा। अनरान की आवाज मेरे कान के पास धीरे से सुनाई दी। अगर मैं तुम्हें ये सब बता देती तो क्या तुम मुझ पर तरस खाकर मेरे करीब आते? चलो ठीक है, तुम कंटिन्यू करो। इसके बाद गाड़ी के अंदर सिर्फ अनरान की धीमी आवाज गूंज रही थी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। Subscribe me yet? Like me yet? Comment me yet? Your support? More full anime?